ईसा क्लासेज अलवर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपने समय का सदुपयोग करें। 12वीं आरबीएसई बोर्ड हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी अब घर बैठे करें। नमस्कार बच्चों, देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिया। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। यानी कि क्रिया का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया था, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको कर्म के आधार पर समझाया था। अगर आप लोगों ने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप मेरे पहले वाले वीडियो को देखिए, तभी आपको ये दूसरी वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरे नंबर पर प्रयोग के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर जो क्रिया होती है वो 5 प्रकार की होती है। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कर्म के आधार पर। क्रिया क्या है? यानी कि विकारी शब्दों का वह रूप जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। ठीक है ना। और क्रिया का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया था? 2 आधारों पर, कर्म के आधार पर और नंबर दूसरा था रचना या प्रयोग के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद थे, सकर्मक और अकर्मक भेद। सकर्मक क्रिया के 3 भेद और अकर्मक क्रिया के भी 3 भेद। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले वाले वीडियो में समझा दी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचना या प्रयोग के आधार पर। देखिए, रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। समझ में आए बच्चों? रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 सामान्य क्रिया, दूसरे संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। ये 5 प्रकार की क्रिया होती है। चलिए इनको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जब किसी वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ध्यान समझ लेना, यहाँ पर कर्म का आधार नहीं है, यहाँ प्रयोग, यानी कि किसी वाक्य में क्रिया का कितनी बार प्रयोग हो रहा है। तो जब किसी वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाता हो तो वहाँ पर सामान्य क्रिया होती है। समझ में आए बच्चों? जैसे बालक दूध पीता है, तो यहाँ पर पीता है, ये एक क्रिया है। अध्यापक बच्चों को पुस्तक पढ़ाता है, तो पढ़ाता है, ये क्रिया है। बालक मैदान में दौड़ता है, तो दौड़ता है, एक क्रिया है। ठीक है। वह खाना बनाती है, तो बनाती है, एक क्रिया है। यानी कि जब किसी वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ सामान्य क्रिया होती है। चलिए दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं संयुक्त क्रिया। तो जो संयुक्त क्रिया होती है, जो देखो संयुक्त का मतलब ही क्या रहता है? जुड़ना। कि जब किसी वाक्य में कम से कम 2, यानी कि जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक ही क्रिया अथवा कार्य के भाव को व्यक्त करने के लिए 2 क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम द्वित्व या संयुक्त क्रिया भी कहते हैं। ये जो संयुक्त क्रिया है इसको द्वित्व क्रिया भी बोलते हैं। दोबारा सुनिए बच्चों, संयुक्त क्रिया मतलब जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक ही क्रिया अथवा कार्य के भाव को व्यक्त करने के लिए 2 क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, तो उसे द्वित्व या संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे केतन ने मिठाई खा ली होगी। अब यहाँ पर खा ली होगी ये संयुक्त क्रिया है, क्योंकि ये खा मतलब खाना, ली मतलब लेना, होगी होना, ये 3 क्रियाओं से बन रही, इन 3 क्रियाओं के योग से बनी हुई है। तो जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है वहाँ पर संयुक्त क्रिया या द्वित्व क्रिया होती है। दूसरा उदाहरण समझो, मैं पुस्तक पढ़ सकता हूँ। अब मैं पुस्तक पढ़ सकता हूँ, तो पढ़ सकता हूँ ये संयुक्त क्रिया है, क्योंकि ये पढ़ना, सकना और होना क्रियाओं के योग से बनी है। तो आप लोगों को संयुक्त क्रिया समझ में आ गई। सामान्य क्रिया मतलब वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग, संयुक्त क्रिया वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का प्रयोग। चलिए इनको और अच्छे से इनकी पहचान समझते हैं कि इनको जो संयुक्त क्रिया होती है उसकी पहचान क्या है और उसको हम किस किस ढंग से समझ सकते हैं। देखो बच्चों, यदि किसी वाक्य के अंत में लगा लगी अर्थात लगना क्रिया, सकना, चाहना, होना इत्यादि क्रियाएं हों तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। यानी कि ऐसा लगता है कि जब किसी क्रिया में किसी कार्य को अभी अभी मतलब हो ही रहा है तो वो क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। जैसे बालक रोने लगा, वह खेलने लगा, जाने लगा, लगा लगी, तो बालक रोने लगा, तो यहाँ पर रोना और लगना 2 क्रियाएं होगी। मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, तो पढ़ाना और सकना 2 क्रिया होगी। हिमांशी पढ़ने लगी, तो पढ़ने और लगना 2 क्रियाएं होगी। राम खाना खा चुका, तो खाना और चुकना 2 क्रिया होगी।
मैं नृत्य कर सकता हूँ, तो करना और सकना और होना, इसमें 3 क्रिया होगी। यानी कि जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। तो आप लोगों को ये पहचान भी ध्यान में रखनी है कि वाक्य के अंत में अगर लगा लगी, सकना, चाहना, होना इत्यादि क्रियाएं हो तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। चलिए तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, और तीसरे नंबर पर आती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्ता कारक जो होता है, कर्ता होता है वो स्वयं किसी कार्य को नहीं करता है बल्कि किसी अन्य से करवाए या उसको करवाने की प्रेरणा दे, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यानी कि वे क्रियाएं जिनको कर्ता खुद नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे से करवाता है या उसे करवाने की प्रेरणा देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे ध्यान सुनो बच्चों कि जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य से करवाए अथवा उसे करवाने की प्रेरणा दे तब उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसकी पहचान यह है कि क्रिया के अंत में आपको जो मुख्य क्रिया होती है उसके अंत में आपको वाता, वाती, वाया, वाई, वाएगा, वाएगी आदि प्रत्यय जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे अपन कह रहे हैं मालिक ने माली से पौधे लगवाए, तो मालिक ने माली से पौधे लगवाए मतलब कर्ता खुद काम नहीं करवा, किसी दूसरे से करवा रहा है। मोहन ने रमेश से पत्र लिखवाया, खुद नहीं लिख रहा है, दूसरा। जैसे अपन यहाँ पर कह रहे हैं अध्यापक ने बच्चों से पुस्तक पढ़वाई, दूसरे से पढ़वा रहा है, ठीक है ना। तो जिसमें कर्ता खुद कार्य ना करके किसी अन्य से करवाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो आप लोगों को तीनों क्रियाएं समझ में आ गई होंगी। चौथी क्रिया जो है वो है पूर्वकालिक क्रिया। देखिए पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं, यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है उससे पहले आने वाली जो क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो और एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न हो रही हो, तो जो पहली समाप्त क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मतलब जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं हों और एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया हो रही हो तो जो पहली वाली समाप्त क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब पूर्वकालिक क्रिया की सामान्य तौर पर आपको कर या करके ये प्रत्यय जुड़े हुए मिलते हैं, ये इसकी पहचान है। जैसे अपन कह रहे हैं बालक दूध पीकर सो गया, तो पीकर एक क्रिया समाप्त हो गई और सो गया ये दूसरा काम हुआ है। तो मतलब इसमें 2 क्रियाएं हैं, तो पहली क्रिया समाप्त कौन सी, दूध पीकर, पी गया उसने काम हो गया ये, उसके बाद दूसरा काम हो रहा है सोना। तो जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न हो रही हो तो पहली समाप्त क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। वह खाना खाकर गया, तो देखो खाकर गया, तो इसमें खाकर, पीकर, पढ़कर ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। लड़का पुस्तक पढ़कर जाएगा, तो समझ में आ रहा होगा। दोबारा सुन लीजिए, पहले सामान्य क्रिया, दूसरी संयुक्त क्रिया, तीसरी प्रेरणार्थक क्रिया और चौथे नंबर पर है पूर्वकालिक क्रिया। और 5वें नंबर पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नाम धातु क्रिया। अब देखो नाम धातु क्रिया या संज्ञा पद क्रिया नाम भी होता है इसका। नाम धातु क्रिया किसको कहते हैं कि ऐसी क्रियाएं जिनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगने से बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। वापिस सुनो, वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों में धातु की तरह प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों कि ऐसी क्रियाएं जिनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे केतन मुझसे शर्माता है, तो शर्माता है ये शर्म, शर्म जो है ये एक भाव है, ऐसे झूठ एक भाव है, अपना ये सर्वनाम शब्द है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से जिन क्रियाओं का निर्माण होता है वो कहलाती है नाम धातु क्रिया। आगे देखिए दूसरे मैंने इसके अंदर क्या कर रखा है कि जो नाम धातु क्रिया है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण 3 शब्दों से बनती है। और कैसे बनती है इनको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ सबसे पहले ये समझ रहे हैं कि जो नाम धातु क्रिया है 2 तरह से, संज्ञा शब्दों से निर्मित नाम धातु। अब रंग से, रंग में प्लस ना लगा दिया, रंगना। अब मान लो वह मुझे रंगता है, तो रंगता है ये क्या हो गई, नाम धातु के लिए। बात प्लस ना, बतियाना, वह मुझसे बतियाता है, वह मुझसे बतियाया, वह मुझसे बतियाएगा। ऐसे अपन इनको क्रिया के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। ठग प्लस ना, ठगना। लाज प्लस ना, लजाना। तो ये संज्ञा शब्दों से
क्रिया बन रही है। अब मैंने आपको बताया था क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु, और धातु में जब ना जोड़ देते तो क्या बन जाती है, क्रिया। अब यहाँ शब्दों के अंत में ना जोड़ के इनको क्रिया बनाई गई है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लग करके जो क्रियाएं बनाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। दूसरे नंबर पर देखिए सर्वनाम शब्दों से निर्मित नाम धातु क्रिया, जैसे अपना शब्द है तो अपनाना, उसने मुझे अपनाया, ठीक है। विशेषण शब्दों से निर्मित नाम धातु क्रिया, गर्म प्लस ना गर्माना, चिकना प्लस ना चिकनाना। तो ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगकर बनाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये शब्द हम लोग इनको समझ में आना चाहिए। पहले मैंने आप लोगों को विशेषण शब्द समझा चुका हूँ, ये क्योंकि आपके कोर्स में था। संज्ञा और सर्वनाम आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा इनमें सारे शब्दों को समझाऊंगा, आप उन वीडियो को भी देखिए। अब आगे देखते हैं कि ये जो 5 उपयुक्त क्रियाएं हैं, इनके अलावा भी कुछ अन्य प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिनमें मेन जो होती है ये है सहायक क्रिया, और एक जो है वो है सजातीय क्रिया और आज्ञार्थक क्रिया। यानी कि जो 5 क्रियाएं पढ़ी हैं, सामान्य तौर पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। लेकिन इन क्रियाओं के अलावा भी कुछ क्रियाएं होती हैं जिसको नॉलेज के लिए हमें समझ में आना चाहिए। एक होती है सहायक क्रिया, दूसरी होती है सजातीय क्रिया, और तीसरे नंबर पर होती है आज्ञार्थक क्रिया। अब देखिए सहायक क्रिया क्या होती है कि जो मुख्य क्रिया होती है उसकी सहायता करने वाली जो क्रिया रहती है वो क्या कहलाती है, सहायक क्रिया। यानी कि मुख्य क्रिया, वाक्य में जो मुख्य क्रिया है उसकी सहायता करने वाली क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने पत्र लिखा है, तो इसमें लिखा तो मुख्य क्रिया है और है क्या है, सहायक क्रिया। रवि ने खाना बनाया था, तो बनाया मुख्य क्रिया और था जो है सहायक क्रिया। इन वाक्यों में है और था ये दोनों शब्द काल का ज्ञान कराने में मुख्य क्रिया की क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, सहायक क्रिया है। तो समझ में आ गया, वे क्रिया जो वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करती है उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। दूसरे नंबर पर देखिए सजातीय क्रिया। अब सजातीय क्रिया क्या रहती है बच्चों, कि जो सहजातीय समान जाति, जिसमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होती हैं, तो वहाँ सजातीय क्रिया होती है। यानी कि जिस वाक्य में कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होती हैं तो उसे हम सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। अब इस वाक्य में लड़ाई एवं लड़ी ये दो, मतलब भारत ने लड़ाई लड़ी, तो ये लड़ाई तो क्या है, कर्म, और लड़ी क्या है, क्रिया। तो कर्म और क्रिया एक ही मूल धातु, लड़ना एक ही धातु से बनी है, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया कहलाएंगी, सजातीय क्रिया। जैसे मोहन ने गाना गाया, तो गाना गाया, किनकी मूल धातु दोनों की क्या है, गाना, एक ही, गया की जगह गाया कर लेना इसको, गाया। तो कहने का मतलब है कि जिसमें कर्म और क्रिया एक ही मूल धातु से बने तो वो क्या कहलाती है, सजातीय क्रिया। चलिए तीसरे नंबर पर हम देखते हैं आज्ञार्थक क्रिया। तो जो आज्ञार्थक क्रिया क्या होती है कि जिस वाक्य में जिन क्रियाओं से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि के लिए जिन क्रियाओं का प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाती है, आज्ञार्थक क्रिया। यानी कि जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है तो उसे हम आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे तुम सब घर जाओ, तो इसमें आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तुम सब घर जाओ, तो आज्ञार्थक क्रिया। आप सब शांत हो जाओ, क्या कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप सब शांत हो जाओ, ठीक है ना। सभी देशवासी देश का सम्मान करें, सभी देशवासी देश का सम्मान करें। तो कहने का मतलब है कि जब किसी वाक्य में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि के लिए क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा जो है क्रिया का टॉपिक था, जो मैंने आप लोगों को 2 पार्ट में समझाया है। पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कर्म के आधार पर समझाया है और दूसरे वीडियो में इसमें मैंने आपको प्रयोग या रचना के आधार पर समझाया है। तो आप लोगों को ये क्रिया का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।